पूरे ससुराल को पढ़ाऊंगी। निशा अपने पिता विवेक के साथ शहर में रहा करती थी। निशा विवेक की इकलौती बेटी थी और विवेक एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था। पिता बिजनेसमैन थे, सिर्फ इसी बात का घमंड निशा को हर समय रहता था। वो किसी को कुछ नहीं समझती थी। ऐसे ही एक दिन निशा के घर की नौकरानी गंगू अपने छोटे बेटे को लेकर आती है और उसे हॉल में सोफे पर बिठाकर कहती है, गंगू बेटा तू कहीं जाना मत, और हाँ शैतानी मत करना। कोई आए या कुछ भी कहे तो तुम इधर से उठकर कहीं नहीं जाना, ठीक है? ठीक है माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए, आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूँगा। बेटे की बात सुनकर अब गंगू अपने कामों में व्यस्त हो जाती है। कुछ देर बाद जब निशा अपने कमरे से बाहर हाथों में किताबें लिए आती है तो वो हॉल में सोफे पर बैठे बच्चे को देख गंगू को आवाज लगाती है, गंगू, ओ गंगू, ये बच्चा किसका है और ये सोफे पर क्या कर रहा है? निशा की आवाज सुनकर गंगू तुरंत किचन से हॉल में आती है और निशा की बातों का जवाब देते हुए कहती है, मैडम ये मेरा बेटा है, घर में आज कोई था नहीं इसलिए मैं इसे यहाँ ले आई। ये घर में कोई शैतानी ना करेगा, मैंने इसको पहले ही समझा दिया कि इधर उधर ना करे, ये चुपचाप ही बैठा रहेगा, आपको इससे कोई परेशानी नहीं होगी। गंगू की ऐसी बातें सुनकर निशा कुछ नहीं बोलती और अपनी किताबें पढ़ने लगती है। थोड़ा समय बीतने के बाद वो बच्चा निशा से सवाल करता है, दीदी ये कौन सी किताब पढ़ रही हो आप? मैंने आज तक कभी स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी। सच बताऊं तो मुझे भी पढ़ने का बहुत शौक है, क्या आप मुझे पढ़ाओगी? वैसे तो निशा बहुत घमंडी थी, लेकिन जैसे ही उसने बच्चे की बात सुनी तो उसके मन में एक अजीब सी सनसनी फैल गई। उसे ऐसा लगा जैसे वो बच्चा सच में पढ़ना चाह रहा हो, लेकिन उनके हालातों ने उसे कभी स्कूल जाने ही नहीं दिया। निशा चुपचाप बस उस बच्चे को देखती रहती है कि तभी वो बच्चा एक बार फिर से सवाल करता है, दीदी क्या आप मुझे पढ़ाओगी? आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सच बताऊं तो मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। मैं बस पढ़ लिख कर इतना बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ कि मैं अपनी माँ को दूसरों के घरों में काम न करने दूं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपके पिता जितना बड़ा आदमी बन जाऊंगा, पर मैं इतना कमाना चाहता हूँ जिससे मेरी माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा न कर सके। हाँ बेटा, क्यों नहीं। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? पढ़ाने से पहले मैं तुम्हारा नाम जानना चाहूंगी। दीदी मेरा नाम रोहित है। तो ठीक है रोहित, कल से तुम रोज अपनी माँ के साथ यहाँ ना, मैं तुम्हें रोज पढ़ाई करूंगी, ठीक है? पर फिलहाल मुझे आज पढ़ने दो क्योंकि कल मेरा एग्जाम है। निशा की बात सुनकर रोहित खुश हो जाता है और वो उसे पढ़ने देता है। समय गुजरता है और देखते ही देखते शाम हो जाती है। शाम को अब गंगू वापस अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद रोहित गंगू से कहता है, माँ आपको मालूम है निशा दीदी ने बोला है कि वो मुझे कल से रोज पढ़ाएंगी और कल से मैं आपके साथ रोज उनके घर जाऊंगा। ये तू कैसी बात कर रहा है बेटा? भला निशा मालकिन तुझे रोज अपने घर बुलाएंगी, वो भी पढ़ने के लिए? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। अगर विश्वास नहीं हो रहा माँ तो कल आप खुद देख लेना। पता नहीं आप लोग कैसे बोलते हो कि निशा मालकिन बहुत गंदी है, लेकिन मेरे लिए तो निशा दीदी बहुत अच्छी है। उन्होंने मुझे पढ़ाने का वादा किया है। रोहित की बात सुनकर गंगू कुछ नहीं बोलती और चुपचाप उसे खाना खिलाकर सुला देती है। अब अगले दिन जब गंगू अपने बेटे के साथ निशा के घर आती है तो देखती है कि निशा पहले से ही रोहित के लिए कॉपी, पेन, किताब और भी न जाने बहुत सी चीजें रखी होती है। ये देख गंगू निशा के आगे हाथ जोड़ लेती है और कहती है, मालकिन ये सब क्या है? आपने मेरे रोहित के लिए इतनी सारी चीजें मंगा ली, मेरा मतलब है आपको तकलीफ करने की क्या जरूरत थी? गंगू इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है। कल रोहित की बातें सुनकर मुझे लगा कि जिस बच्चे में इतनी लगन है उसे बस एक मौके की तलाश है, और कल रात मुझे खुद पर भी गुस्सा आया कि मैं अपने घमंड में कितनी अंधी थी। रोहित आज से तुम्हारी पहली क्लास शुरू होगी। जी दीदी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं मन लगाकर पढ़ूंगा और एक दिन बहुत नाम कमाऊंगा। उस दिन से निशा का एक नया रूप सबके सामने आता है। वो रोज रोहित को 2 घंटे पढ़ाती। धीरे धीरे निशा की सोच बदलने लगी। जो निशा पहले नौकरों को इंसान नहीं समझती थी, अब वो उनके साथ बैठकर बातें करती। रोहित भी बहुत होनहार था। उसने कुछ ही महीनों में लिखना और पढ़ना सीख लिया। समय गुजरता गया और रोहित अब बड़ा हो गया था और निशा की पढ़ाई की वजह से उसने एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लिया। उधर निशा के लिए भी एक बहुत बड़े खानदान से रिश्ता आता है। गुजरते समय के साथ निशा की भी शादी हो जाती है। निशा अब अपने ससुराल पहुंचती है। उसका ससुराल बहुत अमीर था, लेकिन वहाँ एक बहुत बड़ी कमी थी। उस घर की औरतें बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी और वहाँ उसकी पुरानी सोच वाली सास का मानना था कि घर की औरतों का काम सिर्फ सेवा करना है। लेकिन निशा की सोच तो कुछ और ही थी। ऐसे ही एक दिन निशा ने देखा कि काव्या एक कोने में बैठकर अपनी पुरानी स्कूल की किताबों को देख रही थी और रो रही थी। तभी वहाँ निशा जाती है और अपनी ननद से कहती है, काव्या क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों रो रही हो और ये किताबें यहाँ क्यों छिपाई हुई हैं? भाभी, मुझे आगे कॉलेज जाना था, लेकिन माँ कहती है कि पढ़कर क्या करोगी? शादी के बाद तो चूल्हा ही जलाना है। हमारे घर की कोई भी औरत आज तक स्कूल से आगे नहीं बढ़ी। मेरा सपना मर गया भाभी, मेरा सपना मर गया। काव्या की बात सुनकर निशा के अंदर की पुरानी तड़प जाग गई। उसे रोहित याद आया और उसे लगा कि अगर वो एक नौकर के बच्चे को पढ़ा सकती है तो अपनी ननद का फ्यूचर क्यों नहीं बचा सकती। वो सीधा अपनी सास सावित्री के पास जाती है। माँ जी, मैंने देखा कि काव्या पढ़ने चाहती है, आप उसे कॉलेज जाने से क्यों रोक रही हैं? बहू, तुम अभी इस घर में नई आई हो। हमारे
हमारे घर का नियम है कि औरतें सिर्फ चौखट के अंदर रहेंगी। पढ़ाई लिखाई मर्दों का काम है, औरतों को तो बस रोटियां बेलनी आनी चाहिए। माँ जी, रोटियां बेलने के साथ साथ अगर उसे दुनिया की समझ होगी तो वो अपने बच्चों को भी अच्छा बनाएगी। मैं खुद पढ़ी लिखी हूँ और मैं चाहती हूँ कि काव्या भी पढ़े। अगर आप कॉलेज नहीं भेज सकती तो मैं उसे घर पर ही पढ़ाऊंगी। निशा, ये तुम क्या बोल रही हो? यहाँ किसी ने कभी कलम नहीं पकड़ी और तुम पूरे खानदान की रीत बदलना चाहती हो। माँ जी, रीत वो अच्छी होती है जो किसी का भला करे। मैं सिर्फ काव्या को नहीं बल्कि अगर इस घर की दूसरी बहुएं या आप भी पढ़ना चाहेंगी तो मैं सबको पढ़ाऊंगी। मैं पूरे ससुराल को साक्षर बना दूंगी। निशा की बात सुनकर सावित्री बहुत गुस्सा होती है और आने वाले समय में वो घर में काफी ड्रामा भी करती है। समय गुजरता है लेकिन निशा हार नहीं मानती। अब उसने काव्या के साथ साथ घर की कामवाली वो सबको हॉल में बिठाकर ABC और क ख ग सिखाने लगी। धीरे धीरे काव्या का चेहरा खिलने लगा। ऐसे एक दिन घर का हिसाब किताब हो रहा था और सावित्री का मुनीम उन्हें धोखा दे रहा था। निशा ने तुरंत पकड़ लिया। माँ जी रुकिए, ये मुनीम जी आपको गलत हिसाब दे रहे हैं। ये देखिए, यहाँ 5,000 का हेर फेर है। क्या मुनीम, ये क्या बोल रही है बहू? मालकिन वो मुझसे गलती हो गई। मुनीम जी के पकड़े जाने के बाद सावित्री को एहसास हुआ कि पढ़ाई कितनी जरूरी है। उसे पहली बार लगा कि निशा जो कर रही है वो गलत नहीं है। उसी रात सावित्री निशा के कमरे में गई। बहू, आज तूने मेरी आंखें खोल दी। मुझे लगा था पढ़ाई सिर्फ शौक है, पर ये तो हक है। क्या तू मुझे भी अपना नाम लिखना सिखाएगी? माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? कल से आप भी काव्या के साथ क्लास में बैठेंगी। मैंने आपसे वादा किया था ना कि मैं पूरे ससुराल को पढ़ाऊंगी। निशा की बात सुनकर अब सावित्री खुश हो जाती है और अगली दोपहर होते ही सब औरतें काम खत्म करके कॉपी किताब लेकर बैठ जाती। निशा की ननद काव्या प्राइवेट फॉर्म भरकर कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने लगी। समय बीतता गया और एक दिन निशा के घर एक बड़ा सा लिफाफा आया। वो काव्या का रिजल्ट था। वो पूरे जिले में टॉप आई थी। भाभी, मैं पास हो गई। माँ देखो, मैं ऑफिसर बन सकती हूँ अब। आज मेरी बेटी का सिर ऊंचा है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने तो सच में पूरा ससुराल पढ़ा दिया। माँ जी, ये तो मेरा फर्ज था। इस तरह पूरे घर में खुशी का माहौल छा गया था। कुछ ही दिनों में उन लोगों ने अपने घर में एक पार्टी अरेंज की जिसमें बड़े बड़े लोग आए थे और वहाँ पर स्पेशल गेस्ट के तौर पर एक नौजवान लड़के को बुलाया गया था। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि रोहित था। रोहित अब एक बहुत बड़ा समाज सेवी बन चुका था और गांव-गांव में स्कूल खुलवा रहा था। रोहित जब निशा को देखता है तो उसकी आंखें भर जाती हैं और वो कहता है, निशा दीदी, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ क्योंकि आपने एक नौकरानी के बेटे पर विश्वास दिखाया। आपने मुझे पढ़ाया और आज मैं हजारों बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। रोहित, तुझे देखकर मेरा दिल भर आया। पढ़ाई एक ऐसी रोशनी है जो एक बार जल जाए तो बुझती नहीं। मैंने तुझे पढ़ाया, तूने दूसरों को, और यहाँ मैंने अपने ससुराल की सोच बदल दी। बेटी, तूने मेरा घमंड चूर चूर कर दिया और अपनी असली दौलत यानी अपनी शिक्षा से 2 घरों को रोशन कर दिया। मुझे गर्व है कि तू मेरी बेटी है। ये सब देखकर निशा की आंखें भर आती हैं, क्योंकि कहीं न कहीं ये सब कुछ निशा की वजह से ही हुआ था। वैसे तो बहन जी, हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। धीरज की नौकरी भी अच्छी है, 1.5 लाख रुपए महीने की तनख्वाह आ जाती है। बाकी हमारे गांव में भी जमीनें पड़ी हुई हैं। पापा, जमीन से याद आया, आपने वो 2.5 करोड़ की डील कर ली जो अंकल ने बताया था, एक सौदा। अरे बेटा, बस अब मैंने कुछ समय के लिए सारे काम एक साइड कर दिए हैं। अब तो तेरी शादी के बाद ही गांव जाऊंगा। पहले तेरी शादी जरूरी है क्योंकि मेरे काम है लंबे। अगर एक बार गांव गया तो फिर 4-5 महीने तक लौटने वाला नहीं हूं। अब तू ये बता, तुझे राधिका पसंद है? हाँ पापा। तो भाई साहब, अब हमारे बेटे को तो राधिका पसंद है और हम दोनों को भी राधिका बिटिया बहुत पसंद आई है। अब आप पूछो राधिका से कि उसे धीरज पसंद है। मुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है धीरज जी। बस मैं यही चाहती हूँ कि हमारा आगे आने वाला रिश्ता प्यार और विश्वास की नींव पर चले। मुझे जीवन में सब कुछ बर्दाश्त है, पर मुझे झूठ से सख्त नफरत है। मैंने आपसे अपने बारे में कुछ नहीं छिपाया। मैं चाहूंगी कि आप भी अपने बारे में मुझसे कुछ मत छुपाओ। राधिका, मैं वादा करता हूँ, मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। राधिका और धीरज की शादी की बात पक्की हो जाती है। राधिका एक पढ़ी लिखी ऑफिस में जॉब करने वाली लड़की थी। शादी के बाद उसे लगा था कि अब शायद उसे नौकरी न करनी पड़े, क्योंकि जहां तक उसे बताया गया था उसके ससुराल वाले अच्छे पैसे वाले थे। पर राधिका को शादी के बाद अपने ससुराल वाले कुछ अजीब बर्ताव करते हुए दिखाई दिए। धीरज जी, आपने अपने ऑफिस से कितने दिन की छुट्टियां ली थी? आपका ऑफिस कब से है? क्यों, बोर हो गई हो क्या मेरे साथ सारा दिन रहने से? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी।
अरे बहू, वो जो कल सुमित्रा जी लिफाफा दे गई थी उसमें कितना शगुन था? 1100 रुपए थे मम्मी जी। अच्छा जरा देना तो, मैं अपना बटुआ पता नहीं कहाँ रखकर भूल गई हूँ। तुम्हारे बाबूजी भी घर पर नहीं है। जी ये लीजिए। राधिका की सास ने रोजाना ऐसे ही बहाने बनाकर धीरे धीरे करके सारे आए हुए शगुन के लिफाफे ले लिए थे। राधिका को ये सब अजीब भी लग रहा था। शादी को 2 महीने होने वाले थे, पर आज तक उसने अपने ससुर को कभी गांव जाने की बात करते नहीं देखा था और धीरज भी ऑफिस जाने का नाम तक नहीं ले रहा था। राधिका को अपने पर्सनल खर्चों की जरूरत आई। उसने धीरज से कुछ पैसे मांगे। धीरज जी, मुझे थोड़े पैसे चाहिए, बाजार से कुछ जरूरी सामान लाना है। राधिका सॉरी, मेरे पास पैसे बिल्कुल खत्म हो गए, तुम माँ बाबूजी से मांग लो। ओके। राधिका अपनी सास से कुछ पैसे मांगती है। अरे बहू, मैंने तुम्हें बताया तो मेरा बटुआ पिछले कुछ दिनों से मिल नहीं रहा। मैं तो खुद तुमसे पैसे मांग रही थी, वरना मैं अपनी बहू से पैसे मांगने वाली थोड़ी थी। बाबूजी, आपके पास कुछ कैश होगा या मेरे अकाउंट में दे दीजिए, मैं कैश निकाल लूंगी। अरे बहू, धीरज की शादी में बहुत खर्चा हो गया, कैश तो 1 रुपया भी नहीं है और अकाउंट में आने हैं, जमीन बिकने को लगा रखी है। राधिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब आखिर हो क्या रहा है। घर में किसी के पास भी पैसे नहीं है। राधिका के अकाउंट में कुछ पैसे रखे थे। वो शाम को कुछ देर के लिए बाजार निकल गई। थोड़ी बहुत खरीदारी करके वो दुकानदार को पैसे कटवाने लगी तो वो चौंक गई। भैया, मैंने तो बस ये शैम्पू और पेस्ट वगैरह ही लिए हैं, आपने गलत बिल जोड़ दिया है शायद। गलत नहीं बहन जी, बिल्कुल सही जोड़ा है। आप धीरज की पत्नी हो ना, सुदर्शन जी की बहू? जी तो? आपके ससुर और पति ने तो मेरी दुकान पर आना ही छोड़ दिया है, मेरा फोन भी नहीं उठाते। 5000 का उधार है कई महीनों से, देकर ही नहीं जाते। अब कायदे से देखा जाए तो आप भी अब उनके घर की ही सदस्य हो, तो 5 मेरे पिछले और अभी के 600 रुपए। भैया, मुझे शाम तक का टाइम दो, मैं आपके सारे पैसे लौटा जाऊंगी। मैडम जी, ऐसा हर उधार लेने वाला कहकर जाता है पर लौटाता नहीं है। अब हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम उधार लेने के पीछे भागें। आप मुझे अभी सारा हिसाब करके जाओ। ठीक है भैया, मैं अभी देती हूँ आपको। मम्मी पापा से मांगना ठीक नहीं रहेगा, मयंक से पूछती हूँ। राधिका ने अपने छोटे भाई मयंक से बात की। मयंक की भी अभी नई नई नौकरी लगी थी। उसने तुरंत अपनी बहन के अकाउंट में 10,000 रुपए डाल दिए। राधिका ने दुकानदार का उधार चुकाया और गुस्से में घर आई, पर घर का तो नजारा ही बदला हुआ था। सामने बिस्तर पर धीरज पैर पर प्लास्टर बांधे लेटा हुआ था। बहू कहाँ रह गई थी? ये देखो क्या हो गया, हमारे धीरज के पैर की हड्डी टूट गई। डॉक्टर ने 4 महीने का आराम बोला है। अचानक हड्डी कैसे टूट गई? अरे ऊपर अलमारी में से अपनी कुछ पुरानी फाइलें निकाल रहा था, कल ऑफिस लेकर जानी थी। अचानक बैलेंस बिगड़ गया स्टूल का और मैं नीचे गिर गया। हमारे तो न जाने घर के गृह ही भारी हो गए हैं। धीरज को चोट लग गई और मेरी भी जो जमीन बिकनी थी गांव की, वो भी सौदा नहीं हो पाया। पता नहीं घर का खर्चा कैसे चलेगा। बहू, अगर बुरा न मानो तो आज मैं एक बात कहूँ। जैसे तुम पहले नौकरी करती थी, क्या तुम वैसे अब भी नौकरी कर सकती हो? अच्छा तो नहीं लग रहा कि बहू कमाए और हम खाएं, पर मजबूरी है बहू। कोई बात नहीं, मैं कल से ही नौकरी ढूंढनी शुरू कर देती हूँ, आप टेंशन मत लो। मेरे होते हुए घर में पैसों की परेशानी नहीं आएगी। राधिका ने देखा कि धीरज के पैर पर प्लास्टर है और वो सचमुच कुछ समय के लिए ऑफिस नहीं जा सकता, तो उसने नौकरी ढूंढना ही सही समझा। और फिर अगले दिन से ही राधिका नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाने लगी। राधिका को एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। उसकी सैलरी भी 70,000 थी। राधिका को नौकरी का एक्सपीरियंस था, इसलिए उसे कोई परेशानी भी नहीं आई। पर जैसे ही महीना हुआ, राधिका के ससुर ने खर्चों की लिस्ट राधिका के हाथ में थमा दी। राधिका बहू, ये मैंने इस पर्चे में सारे खर्चे लिख दिए हैं, तुम देख लो। तुम्हारी सैलरी तो आई गई है, कैसे खर्च करना है। बहू, थोड़े 5-7 हजार मुझे भी दे देना। वो क्या है ना, धीरज को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। डॉक्टर इसका चेकअप करेंगे। तुम तो ऑफिस में रहोगी, तो डॉक्टर के पास मैं अभी ही ले जाऊंगा। ठीक है बाबूजी, ये 60,000 रुपए है माँ जी, ये आप देख लो, इसमें से जो भी खर्चा है। ये 5 आप रख लो बाबूजी, बाकी मैंने अपने रोज के ऑफिस जाने के लिए थोड़े रख लिए हैं। ऐसे अगले 2 महीने तक राधिका अपनी सारी तनख्वाह अपने सास ससुर के हाथ में देती रही। उसने अपने लिए कुछ भी नहीं बचाया। एक दिन राधिका को ऑफिस से जल्दी छुट्टी मिल गई तो वो घर पहुंची तो देखकर दंग रह गई। जो पिक्चर उसके सामने बनाई गई थी वो तो झूठी थी, सच तो उसके सामने था।
धीरज के पैर का नकली प्लास्टर एक साइड में सोफे पर रखा हुआ था। राधिका की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत गुस्से में अपने मम्मी पापा को कॉल मिलाया और ससुराल आने को कहा। मेरे मम्मी पापा आ जाए, आप लोगों का फैसला मैं अब करूंगी। राधिका, वो सुनो तो सही, हम तुम्हें बताने वाले थे। शोर सुनकर पड़ोसी भी घर में आ गए। आप सब भी देख लो, ये है मेरे ससुराल वाले जो मेरे टुकड़ों पर पलते हैं। मेरे पति जो नकली एक्सीडेंट का बहाना बनाकर मेरी सैलरी लूट रहे थे। मेरे सास, ससुर, पति, ये तीनों एक नंबर के धोखेबाज हैं। घटिया हो तुम तीनों, घटिया। राधिका का दुख आंसुओं से छलक गया। राधिका ने अपने पति और ससुराल वालों से सारे रिश्ते तोड़ दिए। कहीं न कहीं राधिका के माता पिता की भी इसमें यही गलती रही कि शादी के समय उन्होंने राधिका के ससुराल वालों के बारे में जांच पड़ताल नहीं की। पर आज के जमाने में शादी के लिए वर पक्ष और वधु पक्ष दोनों के बारे में पूरी जानकारी होना अनिवार्य है, ताकि धोखाधड़ी और ठगी से बचा जा सके।